नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वे सर्वसागुणं जय चकेणय चकी चखण्डं साह्यम् अवेज्ञेन तस्मै चकेण मया चखण्डं साह्यं आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा लिखित गोमटसार जीव कांड नामक ग्रंथ और उसे आधार बनाकर यहाँ 14 गुणस्थानों की चर्चा चल रही थी, जिसमें कल तक हम मिथ्यात्व की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। ज़्यादा विस्तार और अपेक्षित नहीं है। हम बढ़ते हैं दूसरे गुणस्थान की तरफ। उम्मीद करता हूँ पहले गुणस्थान के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें बतलाई गई थी वे सब आपको याद होंगी। पहले गुणस्थान के बारे में, पहले गुणस्थान से डायरेक्ट जीव 7वें में भी जा सकता है। ये एक बहुत सुंदर बात यहाँ आई है, सबके उपयोग में होनी चाहिए। इसका मतलब कोई जीव जो बाहर में जिसने वेश धारण किया हुआ है, वो व्यक्ति यदि कभी भी सुलझे, कभी भी सुधरे, कभी उसके परिणाम निर्मल होते हुए अंतरोन्मुखी हो, तो संभव है कि वो जीव पहले गुणस्थान से सीधा 7वें गुणस्थान में चला जाए। पहले से छठे में भी जा सकता है ना? नहीं जा सकता, याद रखना है। पहले से छठे में नहीं जा सकता, पहले से 5वें में, चौथे में, तीसरे में। साधी मिथ्या दृष्टि। जब तीसरे की बात आए, पहले से तीसरे में जाने की, तो आपको क्या याद रखना है? साधी मिथ्या दृष्टि जाएगा। और पहले से दूसरे में कोई नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, तो हमने पहले से दूसरे की बात कही, 5वें से छठे की बात कही, 11वें से 12वें की बात कही। याद होंगी आपको कि ये तीनों नहीं जा सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि क्रम से चढ़ने की बात नहीं हो सकती है। आगमन की भी बात कही थी कल हमने। कहाँ कहाँ से आगमन होगा? पहले में आने वाला कहाँ से आ सकता है? कहाँ से आ सकता है? छठे से। 7वें से नहीं, छठे से। मतलब 7वें वाले को पहले छठे में आना पड़ेगा, फिर छठे से डायरेक्ट छलांग लगा के पहले में आ सकता है। तो छठे से पहला, 5वें से पहला, चौथे से पहला, तीसरे से पहला, दूसरे से पहला, और पहला तो पहले में ही। चौथे गुण पहले से गया चौथे में, चौथे से आया दूसरे में। अब दूसरे में जितने भी समय रहा हो, अब वो दूसरे से डायरेक्ट पहले में आ गया, दूसरे से भी पहले में आ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट आने की बात चल रही है। चलो दूसरे गुणस्थान की तरफ बढ़ते हैं अपन। शासन, दूसरे से तो नियम से पहले में आएगा। बिल्कुल, से भी दूसरे में आया है। हाँ से पहले में आएगा। बिल्कुल। अभी अपन तो ये देख रहे थे, अपन तो पहले गुणस्थान की बात कर रहे थे। कोई व्यक्ति पहले गुणस्थान में है, तो हमने ये पूछा कि बताओ ये पहले गुणस्थान में है, ये कहाँ जा सकता है? तो गमन की बात कर ली। फिर हमने कहा ये पहले गुणस्थान में है, बताओ कौन से गुणस्थान से आया होगा? तो फिर हम क्या कहेंगे? हो सकता है दूसरे से आया हो, मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो डायरेक्ट तीसरे से आया हो सकता है चौथे से आया हो सकता है 5वें से, और हो सकता है छठे से आया हो, हमें नहीं मालूम। तो मतलब आने की बात करेंगे तो भी बात कह सकते हैं कहाँ से आया है, जाने की बात करेंगे तो भी कह सकते हैं कहाँ जा सकता है। अभी दूसरे की तो बात ही, अब दूसरे की बात कर रहे हैं हम कि दूसरे से कहाँ जाएगा।
तो फिर बात होगी कि दूसरे से जाने वाला नियम से पहले में ही जाएगा। जब किसी दूसरे गुणस्थान में खड़े हुए व्यक्ति से बात करेंगे, दूसरे गुणस्थान में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, तो हम ये कहेंगे यहाँ से गमन कहाँ होगा, मतलब पहले में, और दूसरे गुणस्थान में आगमन कहाँ से हुआ होगा। बोले पता नहीं साहब, बताएंगे, अभी पहले यहाँ पढ़ते हैं अपन, फिर गमन आगमन में देखेंगे, काल भी देखेंगे। देखिए, सम्यक दर्शन की विराधना को आसाधन कहते हैं। क्या कहा? सम्यक दर्शन की विराधना को आसाधन कहते हैं। आसाधन, आसाधन। गुणस्थान का नाम है सासाधन, गुणस्थान का नाम है सासाधन, विराधना को कहते हैं आसाधन। असातना कहते हैं ना, असातना श्वेतांबर संप्रदाय में तो बहुत चलता है असातना। असातना नहीं सुना आप लोगों ने? बहुत फेमस शब्द है असातना। अभी आप लोगों ने नहीं सुना, मैं तो बहुत यूज्ड हूँ इस शब्द से। असातना, असातना नहीं हो जाए। जिन मंदिर में बैठे हैं पूजन करते समय असातना नहीं हो जाए। आप जानते हैं पर असातना मतलब विराधना, असातना माने दोष। किसी भी तरह की पूजन करते समय, व्रत उपवास आदि के समय नियमों में असातना नहीं हो जाए। हमारे देव शास्त्र गुरु हैं, उनकी असातना नहीं हो जाए हमारे माध्यम से। मतलब जैसे प्रकरण चलता है ना ये अपने अवर्णवाद का, तो असातना है अवर्णवाद। अवर्णवाद मतलब असातना। तो ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन के बारे में जब कभी भी आसाधन हो जाए, असाधन हो जाए, असाधन मतलब असातना हो जाए, विराधना हो जाए, तो सम्यक्त्व से आराधना, आसाधना का नाम है स आसाधन, सासाधन। दूसरे गुणस्थान का नाम सासाधन, स आसाधन। स माने सहित, आसाधन माने आसाधना से सहित, विराधना से सहित। देखिए क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन की विराधना को आसाधन कहते हैं, तथा इसके साथ जो भाव होता है उसको सासाधन कहते हैं। आसाधना से सहित जो भाव है वो है सासाधन। जिस औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव ने अनंतानुबंधी कषाय के उदयवश औपशमिक सम्यक दर्शन के काल में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली शेष रहने पर सम्यक दर्शन रूपी रत्न पर्वत के शिखर से च्युत होकर मिथ्या दर्शन रूपी भूमि के सन्मुख होते हुए सम्यक दर्शन का तो नाश कर दिया है, किंतु मिथ्या दर्शन को प्राप्त नहीं हुआ है। उस जीव की उस अवस्था को सासाधन गुणस्थान कहते हैं। बहुत सारे पॉइंट आ गए हैं इसमें। माने दूसरे गुणस्थान में आने वाला जीव कौन होगा? जो जीव नियम से औपशमिक सम्यक दर्शन से गिरा हो। क्या ये नियम है? चौथे गुणस्थान में हम जानते हैं 3 प्रकार के सम्यक दर्शन हो सकते हैं। सम्यक दर्शन कितने प्रकार के? औपशमिक सम्यक दर्शन, शायोपशमिक सम्यक दर्शन, शायिक सम्यक दर्शन। 3 तरह के सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन, शायोपशमिक सम्यक दर्शन और शायिक सम्यक दर्शन। इन तीनों सम्यक दर्शनों में से, ये सम्यक दर्शन 3 प्रकार के हैं, इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के ही गिरते समय दूसरा गुणस्थान होने की संभावना है। औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के दूसरा गुणस्थान होगा ही होगा, ये नहीं कह रहे हैं। देखिए चक्कर क्या है, 7 कर्म प्रकृतियों से सम्यक दर्शन का संबंध होता है। जब चौथे गुणस्थान की बात करेंगे तब भी कहेंगे, हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे।
7 कर्म प्रकृतियां हैं जिससे सम्यक दर्शन का संबंध है। कौन कौन सी? बहुत सरल है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ 4, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ 4 हो गई। फिर है दर्शन मोहनी की 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनीय, ये 7 हो गई। बोले ये 7 कर्म प्रकृतियों में यदि क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए, तो कहेंगे क्षायिक सम्यक दर्शन। 7 कर्म प्रकृतियों से संबंध है। अनंतानुबंधी 4, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, फिर मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनीय, ये 7 हो गई। अभी इन 7 में से बिल्कुल कठिन नहीं है, सारे विषय पहले चलाए हुए हैं, बहुत सारे लोग वही हैं, कुछ नए भी हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि ये कठिन नहीं है। जो लोग दोबारा दूसरी तीसरी बार सुन रहे हैं उनको तो पक्का हो जाना चाहिए, नाम भी पक्के हो जाने चाहिए। और जो पहली बार सुन रहे हैं वो ये नहीं समझे कि यार हमारे लिए तो कठिन पड़, तुम्हारे लिए भी बहुत सरल है। 7 हो गई। 7 यदि नष्ट हो गई तो क्षायिक, 7 यदि दब गई तो औपशमिक, और 7 में से कुछ दबी और कुछ नष्ट हुई तो क्षयोपशमिक। कितना सरल है। माने सम्यक दर्शन का संबंध इन 7 से है। यदि ये 7 कर्म प्रकृतियां नष्ट हो जाएगी तो कौन सा सम्यक दर्शन होगा? क्षायिक सम्यक दर्शन। यदि ये 7 कर्म प्रकृतियां दब जाएगी तो कौन सा सम्यक दर्शन होगा? औपशमिक सम्यक दर्शन। इन 7 कर्म प्रकृतियों में से कुछ दबे और कुछ नष्ट हो तो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। कितना सरल है। इसका मतलब ये है कि जो औपशमिक सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, इस जीव के ये 7 कर्म प्रकृतियां दबी हुई है। मतलब देशना से होता होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सब होते तो सभी देशना पूर्वक ही हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को जो सबसे पहले होगा वो देशना पूर्वक ही होगा। फिर औपशमिक सम्यक दर्शन क्षयोपशम सम्यक दर्शन में कन्वर्ट हो जाता है विशेष पुरुषार्थ होने पर। फिर क्षयोपशम सम्यक दर्शन दृष्टि जीव का जब पुरुषार्थ और बढ़ता है तो क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाता है। सुनना, देखो क्या प्रक्रिया है। बहुत मज़ेदार बातें हैं, जिनको समझ में आने लगे उनको तो मज़ा आने लगे ऐसी बातों में। और एक बार मज़ा आने लग गया तो फिर आपको लगे ऐसी ऐसी बात, क्योंकि नई नई बातें हैं ना। क्या ज्ञान में नई नई बातें आती है, क्या स्वरूप है, कैसे होता है, क्या प्रक्रिया होती है। तो कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव है, जो अनादि से मिथ्या दृष्टि जीव है, वो जीव नियम से सबसे पहले जब सम्यक दर्शन लेता है तो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। ठीक है। फिर औपशमिक सम्यक दर्शन से फिर क्षयोपशम होता है, क्यों? पहले तो दबे सारे, फिर दबने के बाद में फिर कुछ नष्ट हो गए तो क्षयोपशम हो गया, फिर सारे नष्ट हो गए तो क्षयिक हो गया। कितना सरल है। अभी दूसरे गुणस्थान की जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये दूसरे गुणस्थान वाला जीव, इसके अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति का उदय आता है, उदय होता है दूसरे गुणस्थान में। 7 थी ना वो, सम्यक दर्शन होने पर 7 दबी हुई थी। उन दबी हुई में से अनंतानुबंधी क्रोध का उदय आ गया तो चौथे वाला सीधा दूसरे में आ जाएगा। 6 महीने का मैक्सिमम 6 महीने का। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप बिल्कुल भी इधर उधर जो जितना कहा जा रहा है बस उतने उसी दायरे में रहे। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, चौथे वाला दूसरे में कब आएगा बताओ? जब अनंतानुबंधी क्रोध का उदय आ जाए, या अनंतानुबंधी मान का उदय आ जाए, या अनंतानुबंधी माया का, या अनंतानुबंधी लोभ का। इन चारों में से किसी का भी उदय आ जाए तो चौथे गुणस्थान वाला कहाँ आ जाएगा? दूसरे में आ जाएगा। इसका मतलब दूसरे गुणस्थान वाले जीव के नियम से अनंतानुबंधी कर्म का उदय रहता है, लेकिन अनंतानुबंधी कर्म का तो उदय है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है। क्या
अभी मिथ्यात्व का उदय कब आएगा? जब दूसरे से पहले गुणस्थान में गिरेगा, दूसरे से पहले गुणस्थान में आएगा तो मिथ्यात्व का उदय भी आ जाएगा। 15 मिनट की क्लास हो गई क्या? बहुत सारी बातें कह दी मैंने। नहीं, दूसरे गुणस्थान से ऊपर नहीं चढ़ सकता। दूसरे गुणस्थान की पोजीशन बतलाते समय हम नॉर्मली ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, पेड़ से कुछ गिरा और गिर करके क्या हुआ? गिरा माने पेड़ से तो अलग हो गया क्या, और जमीन तक अभी पहुंचा नहीं है। साहब ऐसा कैसे होगा? अरे भाई होगा तो नहीं, हम भी जानते हैं, ऊपर से टूट गया है तो नीचे जमीन पे आएगा ही आएगा, ये तो नियम है। लेकिन जो आने में जितना टाइम लगा है, जो बीच का काल है, वो सासाधन गुणस्थान है, वो दूसरे गुणस्थान का काल है। इसका मतलब गिरती हुई पोजीशन है वो, चौथे से छूट गया और पहले में पहुंचा नहीं। अब ये जो रास्ते का काल है, इस रास्ते के काल का नाम है सासाधन गुणस्थान, इसलिए इसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा नहीं है। दूसरे गुणस्थान का इसका टाइम पीरियड मिनिमम कितना? एक समय, और मैक्सिमम कितना? 6 आवली। इस पैराग्राफ को जो लिखा है ना, इसको बाद में वापस पढ़ूंगा, पहले समझ लो एक बार सारे मैटर्स क्या क्या है। दूसरे कोई घबराने की बात नहीं है, सब सारी बातें आ गई, सब आ जाएंगी, अभी 2 मिनट में सब समझ में आ जाएंगी। क्या अब चौथे में कभी नहीं जाएगा? चौथे में तो पहले से जाएगा, अब दूसरे से जब वापस पहले में आ गया अब जाएगा चौथे में, जब भी जाना होगा उसको। लेकिन दूसरे से चौथे में नहीं जा सकता था, दूसरे से तो पहले में गिरना कंपलसरी था। आपने कही थी लक्ष्मी सिंह क्या? हाँ, पेड़ से गिरा है तो नीचे गिरेगा ही, जमीन तक तो आएगा ही। कब आएगा? कौन सा उदय होगा? अनंतानुबंधी का। कौन से सम्यक दृष्टि जीव के? औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के। माने औपशमिक सम्यक दृष्टि क्या होता है? जिसके 7 कर्म प्रकृतियां दबी हुई होती है, उसे औपशमिक सम्यक दृष्टि कहते हैं। 7 कर्म प्रकृतियां माने अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। फिर मास्टर साहब मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मोहनी, ये 7 जिनके दबी हुई है वो कौन से सम्यक दृष्टि कहें? औपशमिक सम्यक दृष्टि। अब दबी हुई में से क्या पता कौन सी कब उठ जाए? जो दबी हुई का मतलब बेहोश, उदय नहीं है, कोई हलचल नहीं है। इस चौथे गुणस्थानवर्ती जीव की जब ये कर्म प्रकृतियां दबी है तो कुछ हलचल नहीं है। अब कोई उठ गई तो कौन सी उठी? बोले अनंतानुबंधी वाली जो 4 थी उनमें से कोई भी उठ जाए तो चौथे से गुणस्थान हो जाता है दूसरा। तो यहाँ अपने को दूसरे गुणस्थान में क्या बात याद रखनी है कि इस दूसरे गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान की स्थिति ऐसी स्थिति है जहाँ मिथ्यात्व का उदय तो नहीं हो और अनंतानुबंधी का उदय हो, उसका नाम दूसरा गुणस्थान है। जैसे एक उदाहरण है कि वो मेरे बेटे पर शत्रु राष्ट्र ने हमला कर दिया और फिर अचानक वो चाहता है भाई मैं तो मुनि हूँ, तो अब इसमें कहाँ पर तो मिथ्यात्व में है और कहाँ पर सम्यक? अरे मतलब देखो अंदर की स्थिति है मुनिराजों की, अपन ये जो दूसरे गुणस्थान की स्थिति है इसको पकड़ ही नहीं सकते अपन। इसको इसके लिए कोई उदाहरण नहीं हो सकता। उदाहरण बस एक ही है कि पेड़ से तो टूट गया और नीचे गिरा नहीं, ऊपर से पत्थर गिरा और नीचे पहुंचा नहीं। तो अब ये रास्ते का जो काल है बस आवली मात्र का काल है। आवली 6 आवली मैक्सिमम काल है। 6 आवली मैक्सिमम काल का मतलब समझते हैं आप? आवली क्या होता है? आवली, लोग आवली को ऐसे समझाते हैं, ये उंगली है ना, इसके ऊपर ऐसे 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 घुमाओ, अरे ये यहाँ से घुमाया हमने और ये दोबारा जितने टाइम में आ जाए उसे लोग कहते हैं आवली। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
जगत में ऐसा प्रसिद्ध है, उदाहरण के रूप में ऐसा समझाने के लिए इतना सा काल होता है आवली का। लेकिन भाई शास्त्रकार कहते हैं, आगम में ऐसा लिखा है, 1 सेकंड के कितने हिस्से करें? 1 के आगे 17 बिंदी लगाओ, 3 के आगे 17 बिंदी लगाओ, 3 0 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 17 बार। अब ये जो संख्या है ये सेकंड के इतने पार्ट करो, 1 सेकंड के, तो एक पार्ट का नाम है एक आवली। कितनी छोटी हो गई 1 सेकंड से, पकड़ नहीं सकते। संख्यात 1000 कूड़ा कूड़ी, ऐसा कहते थे हमारे पंडित जी साहब थे ना यहाँ बहुत पहले, क्या नाम, संतोष जी जानेरी जी, वो कहते हैं संख्यात 1000 कूड़ा कूड़ी। फिर वो घटित करे, संख्यात माने होता है मिनिमम 3। भाई एक तो संख्या है, फिर 2 द्विवचन है, 3 बहुवचन है, तो संख्यात माने बहुवचन माने 3। फिर संख्यात 1000, फिर का कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी में 14 बिंदियाँ होती है। संख्यात 1000 माने 3000 कोड़ा कोड़ी, 3000 कोड़ा कोड़ी, 3 के आगे 17 बिंदी। 1 सेकंड के इतने हिस्से करो तो एक आवली आती है। ये कह रहे हैं 1 आवली नहीं, 2 आवली नहीं, 3 आवली नहीं, 4, 5 और मैक्सिमम 6 आवली काल दूसरे गुणस्थान वाले का हो सकता है। उत्कृष्ट काल है ये, मैक्सिमम काल। माने कोई जीव दूसरे गुणस्थान में आया तो कितने टाइम टिकेगा? 6 आवली। अब यदि इसको मैं अपने बोलचाल समझने की भाषा में कहूँ तो कह सकता हूँ सेकंड के जितना भी समय नहीं लगा, सेकंड के हजारों हिस्से करो, इतना सा काल है। सेकंड के भीतर का काल भी कह देते हैं, सेकंड के अंदर का काल है। नैनो सेकंड और जो भी आप कह सकते हो, जो उसके लिए शब्द दे सकते हो। 1 सेकंड का काल तो ऑप्शन समदृष्टि का ही नहीं है, पूरा ही किसका? समदृष्टि का पूरा ही 1 समय का काल नहीं है, एक सेकंड का काल नहीं है। क्यों? अंतर्मूर्त काल है, अंतर्मूर्त काल है। कैसे कह सकते, कैसे? देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, उपशम सम्यक दृष्टि जीव। अब उपशम सम्यक्त्व से गिरते समय, अब ध्यान देना क्या कह रहा हूं, उपशम सम्यक दर्शन का काल होता है अंतर्मूर्त, नीरज साहब। उपशम सम्यक्त्व का काल क्या है, कितना है? अंतर्मूर्त, ठीक है ना। उपशम सम्यक दर्शन का काल अंतर्मूर्त। बोले ये काल जब पूरा होने वाला हो, उपशम सम्यक दर्शन का काल, तो अंतर्मूर्त काल होता है ना, तो वो अंतर्मूर्त के बाद में या तो क्षेपशम में बदलेगा, चौथे गुणस्थान वाला काल ही उसका अंतर्मूर्त है मैक्सिमम, उपशम सम्यक दर्शन का। इसका मतलब उपशम सम्यक दर्शन वाला चौथे गुणस्थान वाला कोई जीव अंतर्मूर्त बाद में या तो नीचे गिरेगा या ऊपर चढ़ेगा, उसका टाइम ही इतना ही है। कोई भी जीव उपशम सम्यक दर्शन में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता है। तो उपशम सम्यक दृष्टि जीव ऊपर जाए तब तो क्षय उपशम में बदल जाए, और उपशम सम्यक दृष्टि जीव का काल पूरा होने वाला है, अब नीचे गिरे तो का खत्म होने में जब मिनिमम 1 समय बचा हो, अंतर्मूर्त में से मिनिमम 1 समय बचा हो, या फिर मैक्सिमम 6 आवली बची हो, तो अनंतानुबंधी आदि किसी का भी उदय आने पे दूसरा गुणस्थान हो जाता है। तो फिर साहब ये दूसरा गुणस्थान हो गया, तो वो जो अंतर्मूर्त जो काल था उपशमिक सम्यक दर्शन का, जिसमें 6 आवली बची थी, बोलिए उपशम सम्यक दर्शन का ही काल है दूसरा गुणस्थान, उसी का काल है। वो जितना समय बचा था ना, वो टाइम पीरियड दूसरे गुणस्थान में आके पूरा करेगा। समझ में आ रही है बात? अंतर्मूर्त में मान लो 5 समय बचे हैं और उसके अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो दूसरे गुणस्थान में आ गया, तो 5 समय दूसरे गुणस्थान में रहेगा, फिर नीचे गिर जाएगा। समझ लो अंतर्मूर्त काल उपशम सम्यक दर्शन का है। बहुत उपयोग की, एकाग्रता पूर्वक सुनना पड़ेगा ठोडिया जी साहब, बिल्कुल ध्यान से सुनना पड़ेगा तो समझ में आएगी बातें।
देखो क्या कह रहे, अंतर्मूर्त का जो काल था वो पूरा होने में एक आवली बचा है अभी मान लो, और उसके क्रोध का उदय आ गया अनंतानुबंधी, तो गुणस्थान दूसरा, तो गुणस्थान दूसरा। अब दूसरे गुणस्थान में कितने टाइम रहेगा? एक आवली। यदि अंतर्मूर्त काल में 4 आवली बची थी अभी और अनंतानुबंधी लोभ का उदय आया तो दूसरे में आ गया, अब दूसरे में कितने टाइम रहेगा? 4 आवली। तो 6 आवली समय काल शेष था अभी अंतर्मूर्त में से, और उसके अनंतानुबंधी माया का उदय आ गया तो कहाँ आ गया? दूसरे गुणस्थान में। अब दूसरे गुणस्थान में कितने समय रहेगा? 6 आवली। इसका मतलब अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोक का उदय किसी चौथे गुणस्थानवर्ती औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के तब आ सकता है जब एक समय से लेकर के 6 आवली तक का टाइम पीरियड बचा हो, तभी उसके उदय आएगा। और ऐसा उदय आने पर वो जीव कहाँ आ जाएगा? दूसरे गुणस्थान में। तो दूसरे गुणस्थान का काल कितना होगा? मिनिमम 1 समय, मैक्सिमम 6 समय, 6 आवली। मिनिमम 1 समय और मैक्सिमम 6 आवली। समझ में आ गई क्या बात? 6 आवली मतलब बहुत छोटा समय, 6 आवली का मतलब भी। अच्छा, ये जो दूसरे गुणस्थान वाला जो जीव है, इस दूसरे गुणस्थान वाले जीव को शास्त्रों में, नई बात कह रहा हूँ, यहाँ नहीं है, शास्त्रों में इसको दर्शन मोहनी के अपेक्षा से पारिणामिक भाव कहा है। सुनना, अलग बात है, इस प्रकरण की नहीं है, लेकिन दूसरे गुणस्थान की महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में दर्शन मोहनी की जो 3 थी, अभी 7 है ना टोटल 7 है ना सब। भीम जी वैसा 7 कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध और मिथ्यात्व सम्यक मोहनी, 7 है ना ये। अच्छा, इन 7 में से अभी 4 में 4 का कोई का उदय आ जाए तब तो हो ही जाएगा दूसरा गुणस्थान। बोले इन 3 का आ जाए तो, बोले इन 3 का आएगा ही नहीं। यदि इन 3 का उदय आएगा तो फिर दूसरा गुणस्थान नहीं होगा। इन 3 में से उदय आएगा तो क्या स्थितियां बनेगी, वो आगे तीसरे गुणस्थान और चौथे गुणस्थान की चर्चा में बताऊंगा। क्या अभी कितनी बात समझ ली आपने कि यदि इन 4 का उदय आ जाए तो गुणस्थान दूसरा, इसका मतलब दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय तो रहता है, लेकिन दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। दूसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। दूसरे गुणस्थान में सम्यक मोहनी का उदय नहीं होता। इसका मतलब दूसरे गुणस्थान में दर्शन मोहनी की 3 कर्म प्रकृतियों का उदय नहीं होता। दर्शन मोहनीय कर्म की 3 कर्म प्रकृतियों का उदय उपशम क्षय उपशम आदि न होने के कारण उस दूसरे गुणस्थान वाले जीव के दर्शन मोहनी की अपेक्षा से पारिणामिक भाव कहा गया है। क्या? अनंतानुबंधी का उदय तो है, इसलिए देखो कितनी एक बहुत क्या कह सकते हैं दूसरे गुणस्थान के बारे में इतनी सुंदर लाइन है जो बिल्कुल दिमाग में हमेशा सेट रखना। किसी भी जीव के, ऐसा जीव जिसके मिथ्यात्व का उदय तो नहीं हो और अनंतानुबंधी का उदय आ गया हो, इसका नाम है गुणस्थान दूसरा, इसका नाम है सासाधन गुणस्थान। क्या याद रखना है? मिथ्यात्व का उदय तो नहीं आया और अनंतानुबंधी का उदय आ गया, लेकिन अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो मिथ्यात्व का उदय आएगा ही आएगा। उदाहरण क्या है? बेटी आ गई, क्या? हाँ, तो अकेली कैसे आएगी? कि दामाद जी आए होंगे कि कितनी देर में, कि रिक्शे वाले को पैसे दे रहे हैं नीचे, क्या?
तो बेटी चढ़ करके आ गई ऊपर, तो ये आ गई, इसका मतलब वो भी आए क्या? तो जो अनंतानुबंधी उदय में आ गई, गुणस्थान दूसरा आ गया, तो मिथ्यात्व जी कहाँ रह गए कि चिंता मत करो, अधिकतम 6 आवली, क्या इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 6 आवली के अंदर अंदर मिथ्यात्व उदय में आएगा ही आएगा, माने वो दूसरे गुणस्थान वाला पहले गुणस्थान में आएगा ही आएगा। देखो मैं एक बार ये पैराग्राफ पढ़ता हूँ, समझ में आ गया होगा, आ जाना चाहिए, अब पढ़ूंगा तो समझ में आएगा। देखो, सम्यक दर्शन की विराधना को आसाधन कहते हैं, उसके साथ जो भाव होता है उसको सासाधन कहते हैं। ठीक है, सम्यक दर्शन की विराधना, सम्यक दर्शन से गिराए भाई, तभी तो वो सासाधन कहलाएगा। जिस औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव ने, क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि नहीं और क्षायिक सम्यक दृष्टि भी नहीं, सुनो, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी है कहाँ जो उदय में आएगी? नष्ट हो चुकी है भाई, जिसके नष्ट हो गई है उसके उदय में नहीं आएगी। और ये तो दिमाग में सेट कर लो, जब तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं आएगा तब तक गुणस्थान दूसरा होने की संभावना नहीं है। दूसरे गुणस्थान के लिए शर्त क्या है? अनंतानुबंधी का उदय हो और मिथ्यात्व का उदय नहीं हो। ये वाक्य याद रखो। ये एक के आने पे दूसरे में आता है, तो चारों एक साथ उदय में आएंगे? क्या आती नहीं है ना, एक ही आएगी, किसी का भी उदय आ जाए एक का। तो क्या कहा हमने? क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव दूसरे गुणस्थान में आ सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसके अनंतानुबंधी है ही नहीं, तो उदय में कहां से आएगी? सत्ता में ही नहीं है। अच्छा, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव आ सकता है क्या? वो भी नहीं आ सकता। क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव भी दूसरे गुणस्थान में नहीं आ सकता, क्योंकि उसके अनंतानुबंधी चतुष्क का अप्रशस्त उपशम है। क्षयोपशम सम्यक्त्व के काल में अनंतानुबंधी का उदय नहीं आता। अनंतानुबंधी कर्म प्रकृतियों का क्षयोपशम सम्यक्त्व के काल में उदय नहीं आता, इसलिए उदय नहीं आने के कारण वो क्षयोपशम सम्यक्त्व भी दूसरे गुणस्थान में नहीं आ सकता। तो फिर कौन आएगा यहाँ दूसरे गुणस्थान में? बोले औपशमिक सम्यक दृष्टि आएगा, औपशम सम्यक्त्व से ही गिरेगा। देखो पढ़ो वापस, देखो क्या कह रहे। जिस औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव ने अनंतानुबंधी कषाय के उदयवश, इसका मतलब औपशमिक सम्यक दृष्टि था, अनंतानुबंधी कषाय का उदय आया, फिर क्या हुआ? औपशमिक सम्यक दर्शन के काल में, अंतर्मूर्त काल था औपशमिक सम्यक दर्शन का, उस काल में कम से कम एक समय और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक 6 आवली काल शेष रहने पर, कौन से काल में शेष रहने पर? औपशमिक सम्यक दर्शन के अंतर्मूर्त वाले काल में से मिनिमम एक समय और मैक्सिमम 6 आवली शेष रहने पर सम्यक दर्शन रूपी रत्न पर्वत के शिखर से गिरा, उदय आ गया अनंतानुबंधी क्रोधमान है लोग किसी का भी, उस शिखर से गिरा सम्यक दर्शन रूपी रत्न पर्वत, रत्नों का पर्वत है। सम्यक दर्शन अकेला एक रत्न नहीं, सम्यक दर्शन रत्नों का पर्वत है, माने सम्यक दर्शन जैसे और भी अनंत रत्न हैं वहाँ, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ से च्युत हुआ। च्युत होना माने गिरना, उस गुणस्थान से गिरा, चौथे से, और मिथ्यात्व रूपी भूमि के सन्मुख होते हुए आया नहीं, अभी मिथ्यात्व रूपी भूमि पर नहीं आया, उसके सन्मुख होते हुए सम्यक दर्शन का तो नाश कर दिया है, किंतु मिथ्या दर्शन को प्राप्त नहीं हुआ है। पूरी बात समझ में आ गई है भैया? सम्यक दर्शन तो नष्ट हो गया है, लेकिन मिथ्यात्व में आया नहीं है अभी। उस जीव की उस अवस्था को सासाधन गुणस्थान कहते हैं। ठीक, चलो आगे।
इस गुणस्थान का पूरा नाम सासाधन सम्यक्त्व है। पता है सासाधन सम्यक्त्व क्यों कहते हैं? क्योंकि औपशमिक सम्यक दर्शन का काल था ना, काल तो औपशमिक सम्यक दर्शन का ही बचा हुआ था, बैलेंस जितना बचा था, इसलिए सासाधन के साथ में सम्यक्त्व लगाया है। सासाधन पद के साथ सम्यक्त्व पद का प्रयोग भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा हुआ है। इसका काल अंतर्मूर्त मात्र है। एक तो सम्यक्त्व से गिरा है इसलिए सासाधन सम्यक्त्व कह दिया, दूसरा औपशमिक सम्यक दर्शन का ही काल है इसलिए सासाधन सम्यक्त्व कह दिया। ये दूसरे गुणस्थान की चर्चा हुई। चलो आगे देखो फटाफट, तीसरे गुणस्थान की तरफ बढ़ो, अभी हो जाएगा पूरा, क्योंकि सारे प्रकरण सब समझ लिए हैं आपने। जिस गुणस्थान में जीव सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदयवश समीचीन और मिथ्या उभय रूप श्रद्धा युगपत होती है, उसकी उस श्रद्धा को मिश्र गुणस्थान कहते हैं। क्या कहा? मिश्र गुणस्थान किसका नाम है? प्रकृति के उदयवश। तीसरे गुणस्थान की बात कर रहे हैं। सुनो, सात तो याद रखना, सात तो याद रखना। 7 कर्म प्रकृतियां थी, उन 7 में से 4 का उदय आ गया था, तब तो कौन सा गुणस्थान हो गया था? दूसरा। और अब यदि उसके अलावा कौन सी बची? 3 मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो पहला गुणस्थान। अब ये जो दूसरी वाली है ना, बीच वाली, 6ठे नंबर वाली सम्यक मिथ्यात्व, बोले उसके उदय में तीसरा गुणस्थान होता है। क्या ये अपन तीसरे की तरफ बढ़ गए, लेकिन एक प्रकरण रह गया दूसरे में। कौन सा? जो चर्चा करनी चाहिए अपने को। अभी 2 मिनट लगेंगी। क्या? कौन सी चर्चा? बताओ कौन बताएगा? आयु कर्म नहीं बनता। नहीं बनता है दूसरे में तो नहीं, बता दिया। और गमन आगमन, दूसरे से गमन कहाँ होगा और दूसरे में कहाँ से आया है? चौथे से आया है। दूसरे गुणस्थान में कहाँ से? देखो दूसरे गुणस्थान वाला जाएगा कहाँ, पहले तो ये बताओ। नियम से, इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। बस चलो, गमन तो हो गया। दूसरे वाले का गमन पहले में। आगमन कहाँ से हुआ? क्या तीसरे गुणस्थान वाला दूसरे में आ सकता है? नहीं आ सकता। तीसरे गुणस्थान वाला दूसरे में नहीं आ सकता। चौथे वाला आ सकता है, 5वें वाला भी आ सकता है और 6ठे वाला भी आ सकता है। लेकिन कब? 6ठे गुणस्थान से यदि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोक का उदय आ जाए, औपशमिक सम्यक्त्व हो 6ठे में, और वहाँ से आ जाए तो कहाँ आ जाएगा? दूसरे में आ जाएगा। 5वें से भी डायरेक्ट दूसरे में आ सकता है, चौथे से भी डायरेक्ट दूसरे में आ सकता है। और कोई ऑप्शन? बोले और कोई ऑप्शन नहीं। चौथे, 5वें और 6ठे गुणस्थान से दूसरे में आ सकता है और दूसरे से नियम से पहले में ही जाता है। ठीक है, चलो अभी देखो तीसरे की बात कर रहे थे हम, तो फटाफट ये भी करें पूरा। अभी सम्यक मिथ्यात्व का उदय, सम्यक मिथ्यात्व का उदय जरूरी है तीसरे गुणस्थान के लिए। जिस जीव के सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा वो तीसरे में आएगा, ये समझ लो। जिस जीव के अनंतानुबंधी का उदय आएगा और मिथ्यात्व का नहीं आएगा, मिथ्या दृष्टियों के सबके अनंतानुबंधी का चल रहा है, पहले गुणस्थान वालों के सबके चल ही रहा है ना, इसलिए शर्त तो ये मिथ्यात्व का नहीं हो और अनंतानुबंधी का हो। क्या साहब? तो कौन सा गुणस्थान? दूसरा। देखो फिर क्या कह रहे हैं, अब इस तीसरे में कौन सी प्रकृति का उदय चाहिए? सम्यक मिथ्यात्व। तीसरे में उदय चाहिए सम्यक मिथ्यात्व। इसके उदयवश मिश्र परिणाम होते हैं, सम्यक भी मिथ्या भी। कंफ्यूजन है, समझ लो आप, ढुलमुल दशा है। गिरा चौथे से सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया। और एग्जाम्पल दिया है शास्त्रों में, देखिए जिस प्रकार दही और गुड़ के मिलाने पर
उनका मिला हुआ परिणाम युगपत अनुभव में आता है। बिल्कुल ऐसे घोट दिया उनको दही और गुड़ को, अब आप उसमें पकड़ नहीं पा रहे हो गुड़ और दही का जो स्वाद है, आपस में मिल गया है। ऐसे ही सम्यक श्रद्धा और मिथ्या श्रद्धा ही मिल गई है जहाँ, ऐसे गुणस्थान तीसरा गुणस्थान है। अभी इस तीसरे गुणस्थान में संभले तो चौथे में जा सकता है, समझ जाए। ये जो श्रद्धा डगमगाई थी ना, थोड़ी विचलित हुई थी, सम्यक की तरफ चले गई तो गुणस्थान तीसरे से चौथा, और यदि वो पूरी विपरीत हो गई तो तीसरे से पहला, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए उदाहरण देते हैं हम हिलते हुए दांत का। बोलो, हिलता हुआ दांत गिरेगा कि मजबूत होगा? क्या पता था, दांत हिल रहा है, चांस की बात है, हो जाए तो ऐसा मजबूत हो जाए कि सालों निकल जाए, अब मजबूत हो गया, और नहीं हो तो गिर भी जाए। तो तीसरा गुणस्थान ऐसी हलम युलम वाली दशा है, हिलते डुलते हुई वाली दशा। देखिए, उसी प्रकार ऐसी श्रद्धा वाले जीव के समीचीन और मिथ्या उभय रूप श्रद्धा होती है। यहाँ अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं है। तीसरे गुणस्थान में उदय किसका है? सम्यक मिथ्यात्व का। अनंतानुबंधी का हो जाता तो क्या होता? अरे अनंतानुबंधी का तीसरे वाले के नहीं आएगा, चौथे पांचवें छठे में से यदि अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो गुणस्थान दूसरा हो जाता है। तीसरे वाले के किसका रहेगा उदय? सम्यक मिथ्यात्व का। इस गुणस्थान का काल भी अंतर मुहूर्त है। इस गुणस्थान से सीधे देश विरत और अप्रमत्त संयत गुणस्थान की प्राप्ति नहीं होती। क्या माने? तीसरे गुणस्थान वाला, ये बहुत सरल है तीसरे का गमनागमन जानना। तो तीसरे से सीधे देश विरत में नहीं जाता, माने पांचवा नहीं हो सकता। तीसरे से पांचवा नहीं हो सकता। अप्रमत्त माने सातवां, तीसरे से सातवां भी नहीं हो सकता। तो तीसरे से छठा बोले वो भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है कि या तो तीसरे से चौथा, दांत मजबूत हो गया तो तीसरे से चौथा, या फिर तीसरे से पहला। बस दो ही रास्ते हैं। तीसरे वाला कहाँ कहाँ जाएगा? बोले या तो पहले में या चौथे में। तीसरे वाला कहाँ कहाँ जाएगा? या तो पहले में या चौथे में। और तीसरे वाला कहाँ कहाँ से आएगा? चौथा, पांचवा और छठा, तीनों में से कहीं से भी यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो तीसरे में आ जाएगा। जा नहीं सकता वहां, आ तो सकता है वहां से, चौथे पांचवें छठे से आ सकता है, और पहले से भी आ सकता है। साधी मिथ्या दृष्टि जीव जिसके साथ कर्म प्रकृतियों की सत्ता बन गई थी, दर्शन मोहनी के टुकड़े हो गए थे, अब उस जीव के सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए पहले से, तो पहले से डायरेक्ट तीसरे में जा सकता है वो जीव, सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति के उदय की स्थिति में। तो इस तरह तीसरे गुणस्थान का गमनागमन भी हो गया। एक विशेष बात इस गुणस्थान के संबंध में कि यहाँ परभव संबंधी आयु का बंध व मरण तथा मरणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। इसका मतलब मरण से रिलेटेड कोई भी बात यहाँ नहीं होगी। तीसरे गुणस्थान के अंदर मरण नहीं होगा, तीसरे गुणस्थान में आयु भी नहीं बांधेगा, तीसरे गुणस्थान में जीव मरणांतिक समुद्घात भी नहीं करेगा। तो कोई व्यक्ति कभी कभी कोई ऐसे जो चर्चा चलती है ना, तो लोग कहते हैं साहब अपन तो फिर अपने को तीसरे में ही रहना चाहिए, तब तो अमर हो जाएंगे। कि तीसरे का काल ही अंतर्मूर्त है कितनी देर रहेगा, या तो तीसरे से चौथे में जाएगा या तीसरे से पहले में आएगा। हाँ, एक और नियम है, कुछ आचार्यों का ऐसा मानना है कि जिस गुणस्थान में उसने आयु बांधी होगी, तीसरे गुणस्थान वाला वहीं जाकर के मरण करेगा। यदि किसी ने पहले गुणस्थान में आयु बांधी है, अभी तीसरे में आ गया है जहाँ भी है, तो पहले में आकर के ही मरेगा। किसी ने चौथे गुणस्थान में आयु बांधी है, तो तीसरे से चौथे में जाकर के ही मरेगा।
जहाँ आयु बांधी है उसी गुणस्थान में जाकर के उसका मरण होगा। तीसरे गुणस्थान में मरण अधिक भी नहीं होता, मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। इसका काल अंतर मुहूर्त मात्र है। इस तीसरे गुणस्थान के संबंध में दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने योग्य हैं। एक तो मरण से रिलेटेड बात यहाँ नहीं होती, और दूसरा सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का उदय होता है। दूसरे के बारे में क्या बात याद रखनी थी? मिथ्यात्व का उदय तो नहीं होता और अनंतानुबंधी का उदय होता है। तो इस तरह से दूसरे और तीसरे गुणस्थान की चर्चा आज हमने यहाँ संपन्न कर ली है। और हम तो भावना बातें हैं कि हमारे जीवन में कभी भी ये दोनों गुणस्थान नहीं आए, क्योंकि ये चौथे से और ऊपर से गिरते समय ही होते हैं। गिरने का काम ही क्यों हो, पांचवा हो चौथे से, फिर छठा सातवां हो और श्रेणी चढ़ते हुए अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति हो। इसी भावना से बात को यही विराम।